नमस्कार। लोकतंत्र का मतलब हम अक्सर समझते हैं चुनाव हुए, जिसकी बहुमत आई उसकी सरकार। पर क्या होता है जब देश में एक नहीं कई अलग अलग भाषा, धर्म या संस्कृति के समूह रहते हों? क्या तब भी बहुमत का राज ही सही रास्ता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है जो सत्ता की साझेदारी के इस विचार पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और इस कह सकते हैं गुत्थी को सुलझाने के लिए हम दो देशों बेल्जियम और श्रीलंका के अनुभवों को खंगालेंगे। अच्छा। देखेंगे कि कैसे एक जैसे हालात में अलग अलग रास्तों ने बिल्कुल अलग नतीजे दिए। हाँ, एक तरफ बेल्जियम है जिसने अपनी जटिलता को साधा, और दूसरी तरफ श्रीलंका जहाँ चीजें काफी अलग दिशा में गईं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल और देखते हैं कि इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। जी। पहले बेल्जियम की बात करते हैं। यूरोप का छोटा सा देश, हमारे हरियाणा से भी छोटा, आबादी भी करोड़ भर से थोड़ी ज्यादा, लेकिन छोटा होने के बावजूद यहाँ की सामाजिक बुनावट काफी पेचीदा है। सामग्री के हिसाब से देश के कुल आबादी में करीब 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। ठीक है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% जर्मन भाषी हैं। अच्छा, तो डच बोलने वाले बहुमत में हैं। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में कहानी एकदम उल्टी है। वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच। ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, और यहीं एक और परत जुड़ती है। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय था वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अमीर और ताकतवर था। अच्छा। देश में अल्पसंख्यक पर ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल। इसका सीधा असर डच भाषी लोगों पर पड़ा, जिन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का फायदा काफी देर से मिला। इस तरह की असमानता अक्सर तनाव की जड़ बनती है ना। और वही हुआ भी, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इसी वजह से 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। ब्रसेल्स में तो स्थिति और भी नाजुक थी। सोचिए, देश में बहुमत वाला समूह राजधानी में अल्पसंख्यक और कमजोर महसूस कर रहा था। ऐसी स्थिति में टकराव बढ़ना, यहाँ तक कि देश का भाषा के आधार पर बंटवारा हो जाना भी मुमकिन था। लेकिन बेल्जियम के नेताओं ने, कह सकते हैं, कमाल की समझदारी दिखाई। हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने टकराव बढ़ाने के बजाय ये माना कि देश में विविधता है और इसके साथ ही जीने का रास्ता निकालना होगा। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल रहा होगा। सामग्री बताती है कि उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। 4 बार? हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि देश में सब लोग मिलकर रह सकें। उनका जो मॉडल सामने आया वो काफी अनोखा है। बिल्कुल अनोखा, और ये दिखाता है कि कितनी गहराई से सोचा गया। पहला बड़ा कदम ये था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। बराबर? बहुमत किसी का भी हो। हाँ। चाहे बहुमत किसी का भी हो, मंत्री बराबर होंगे। यानी बहुमत होते हुए भी डच भाषी अकेले कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते थे। ये तो समानता की दिशा में बड़ा कदम था। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ खास कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषा समूहों के ज्यादातर सांसद उसके पक्ष में हो। अच्छा। किसी एक समुदाय की मनमानी नहीं चल सकती थी। फिर केंद्र सरकार की कई शक्तियां लेकर देश के 2 बड़े इलाकों फ्लेमिश और वेलोनिया की राज्य सरकारों को दे दी गईं। यानी राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए। और ये राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं थीं, स्वायत्त थीं। ठीक है, केंद्र में बराबरी हो गई और राज्यों को भी ताकत मिल गई। लेकिन उस ब्रसेल्स का क्या हुआ, जो सबसे बड़ा झगड़े का पॉइंट लग रहा था? ब्रसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई और उसमें भी दोनों समुदायों फ्रेंच और डच भाषियों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। वहाँ भी बराबरी? हाँ। अब फ्रेंच भाषियों ने इसे क्यों माना? क्योंकि डच भाषियों ने केंद्र में बराबरी का सिद्धांत मान लिया था। एक तरह से आपसी लेन देन और समझदारी से हल निकाला गया। वाह। और एक तीसरी तरह की सरकार की भी बात है यहाँ, सामुदायिक सरकार। ये क्या चीज है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इसके बारे में। ये बेल्जियम मॉडल की शायद सबसे अनूठी बात है। ये सरकार किसी इलाके के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा समुदाय के आधार पर चुनी जाती है। डच, फ्रेंच या जर्मन। कहीं भी रहते हो? हाँ, देश में कहीं भी रहने वाले डच भाषी अपनी सामुदायिक सरकार चुनेंगे, फ्रेंच भाषी अपनी और जर्मन भाषी अपनी। और इस सरकार के पास संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। अच्छा, तो ये अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता होगा? बिल्कुल।
इससे हर समुदाय अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर सुरक्षित महसूस करता है। ये सुनने में तो बहुत ही जटिल व्यवस्था लग रही है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, ब्रुसेल्स की अलग सरकार, फिर ये सामुदायिक सरकार। आम आदमी के लिए समझना मुश्किल नहीं होता होगा? मुश्किल तो है, यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी ये जटिल है, जैसा कि स्रोत भी मानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यवस्था कारगर साबित हुई। हाँ, ये जरूरी है। इसने देश को गृह युद्ध की आग में झुलसने से बचा लिया, भाषा के आधार पर बंटने से रोक लिया, और इसी सफलता का प्रतीक है कि जब यूरोपीय संघ बना तो उसके मुख्यालय के लिए ब्रुसेल्स को चुना गया। अच्छा, हाँ। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग संस्कृतियां शांति से साथ रह सकती हैं। तो ये थी बेल्जियम की कहानी, जहां जटिलता को स्वीकार करके बातचीत और साझेदारी से शांति और एकता हासिल की गई। चलिए अब एक दूसरी कहानी देखते हैं, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां रास्ता बिल्कुल अलग चुना गया। जी, श्रीलंका। श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है, तमिलनाडु तट से कुछ ही दूर। आबादी बेल्जियम से थोड़ी ज्यादा, करीब 2 करोड़, हरियाणा जितनी ही। यहाँ भी जातीय और भाषाई विविधता कम नहीं है। हाँ, यहाँ मुख्य रूप से 2 बड़े सामाजिक समूह हैं। एक सिंघली भाषी, जो आबादी का लगभग 74% है, काफी बड़ा बहुमत। हाँ, दूसरे तमिल भाषी, जो करीब 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक श्रीलंकाई तमिल 13%, जो वहीं के मूल निवासी हैं और ज्यादातर देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बसे हैं। ठीक। दूसरे भारतीय तमिल 5%, जिनके पुरखे औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। और धर्म के आधार पर देखें तो ज्यादातर सिंगली भाषी बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषियों में ज्यादातर हिंदू या मुसलमान हैं। इनके अलावा करीब 7% ईसाई भी हैं, जो सिंगली और तमिल दोनों समुदायों से आते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी विविधता है। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, लेकिन यहाँ बेल्जियम की तरह सबको साथ लेके चलने का रास्ता नहीं अपनाया गया। सिंघली समुदाय, जो साफ तौर पर बहुमत में था, उनके नेताओं ने अपनी संख्या के बल पर शासन पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। इसी सोच को सामग्री में बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म कहा गया है। अच्छा। ये मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुमत में है तो वो देश पर अपनी मर्जी से शासन कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं और जरूरतों की अनदेखी क्यों न करनी पड़े। और इस सोच को अमल में लाने के लिए वहाँ की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने कई कदम उठाए। हाँ, कई बड़े कदम उठाए गए। 1956 में एक कानून पास किया गया, जिसके तहत सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। सिर्फ सिंघली को? हाँ, और तमिल भाषा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघली लोगों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। ओहो। नए संविधान में ये भी जोड़ दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। सोचिए, इन सरकारी फैसलों का श्रीलंकाई तमिलों पर क्या असर पड़ा होगा। उनकी भाषा गई, नौकरियों और शिक्षा में मौके कम हो गए, उनके धर्म को वो अहमियत नहीं मिली, उनमें अलग थलग पड़ जाने का एहसास, मतलब बेगानेपन की भावना बढ़ती गई होगी। बिल्कुल, उन्हें लगने लगा कि देश में उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं हो रहा है, उनके राजनीतिक अधिकारों को छीना जा रहा है। सिंघली और तमिल समुदायों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। फिर क्या हुआ? तमिलों ने अपनी भाषा को मान्यता दिलाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता पाने और शिक्षा रोजगार में बराबरी के हक के लिए आवाज उठानी शुरू की, अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया गया, ठुकरा दिया गया। और जब शांतिपूर्ण तरीकों से बात नहीं बनी तो स्थिति बिगड़ती गई होगी। हाँ, 1980s का दशक आते आते उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य, तमिल ईलम, बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी और कई तमिल संगठन इसके लिए हथियार उठाने को तैयार हो गए। हथियार उठाने को? जी, दोनों समुदायों के बीच जो अविश्वास था वो अब खुले टकराव और फिर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में बदल गया। ये तो बहुत दुखद है। गृह युद्ध का मतलब है भयानक तबाही। और वही हुआ, हजारों लोग मारे गए, दोनों तरफ के। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा, कईयों की रोजी रोटी छिन गई, देश सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कई दशक पीछे चला गया। बाप रे। ये भयानक गृह युद्ध आखिरकार 2009 में खत्म हुआ, लेकिन इसके जख्म बहुत गहरे थे। तो ये 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां हैं, बेल्जियम और श्रीलंका।
दोनों लोकतांत्रिक देश, दोनों के सामने विविधता की चुनौती, लेकिन समाधान बिल्कुल अलग और नतीजे भी जमीन आसमान जितने अलग। इसे हम क्या समझे? सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि देश की एकता सिर्फ ये कहकर हासिल नहीं की जा सकती कि सब एक जैसे हो जाए। बेल्जियम ने दिखाया कि अगर अलग अलग समूहों और इलाकों की भावनाओं, उनकी जरूरतों का सम्मान किया जाए तो आपसी बातचीत से सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था बनाई जा सकती है। हाँ। जो सबको साथ लेकर चले, भले ही वो व्यवस्था जटिल क्यों ना हो। और श्रीलंका का उदाहरण चेतावनी देता है कि अगर बहुमत वाला समूह अपनी ताकत के नशे में दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करता है, सत्ता बांटने से इनकार करता है, तो शायद थोड़े समय के लिए उसे लगे कि वो जीत गया। हाँ, शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन आखिर में ये देश की एकता के लिए ही घातक साबित होता है और भयानक संघर्षों को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। एक आम धारणा होती है कि सत्ता को बांटने से देश कमजोर होता है, लेकिन ये उदाहरण, खासकर बेल्जियम का, दिखाते हैं कि समझदारी से की गई सत्ता की साझेदारी असल में देश को ज्यादा मजबूत बनाती है, उसे टूटने से बचाती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? क्यों लोकतंत्र में इसे इतना महत्व दिया जाता है? सामग्री में इसके पक्ष में दो तरह के तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है युक्तिपरक, प्रूडेंशियल। ये व्यवहारिक सोच पर आधारित है। मतलब सत्ता की साझेदारी समझदारी का काम है, क्योंकि इससे समाज के अलग अलग समूहों के बीच टकराव का खतरा कम होता है। टकराव कम होता है? हाँ, जब टकराव नहीं होता तो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता भी नहीं होती। इसलिए सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहती है, जो सबके हित में है। बहुमत की इच्छा थोपना शायद आसान लगे, पर लंबे समय में ये देश की एकता को ही कमजोर करता है। सही बात। और ये भी याद रखना जरूरी है कि बहुमत का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं कुचलता, अंत में वो बहुसंख्यकों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है, जैसा हमने श्रीलंका में देखा। ये तो हुई समझदारी और नफे नुकसान की बात। और दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है नैतिक, मॉरल। ये लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों से जुड़ा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा? हाँ, इसका मतलब है कि सत्ता उन लोगों में बंटनी ही चाहिए जिन पर इसका असर पड़ता है, जिन्हें इसके नतीजों के साथ जीना है। लोगों का ये हक है कि वो जाने और इसमें उनकी भागीदारी हो कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि नतीजे अच्छे होंगे, बल्कि इसलिए कि यही सही तरीका है। तो सत्ता की साझेदारी व्यवहारिक रूप से भी जरूरी है और नैतिक रूप से भी सही है। अब ये देखते हैं कि आजकल के लोकतंत्रों में ये साझेदारी असल में होती कैसे है, इसके क्या रूप हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, आधुनिक लोकतंत्रों ने सत्ता की साझेदारी के कई तरीके इजाद किए हैं। कुछ मुख्य रूपों का जिक्र इस सामग्री में है। पहला, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच बंटवारा, क्षैतिज वितरण, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बिल्कुल। इसमें शक्ति सरकार के इन तीन मुख्य अंगों के बीच बटी होती है। ये तीनों अंग एक ही स्तर पर होते हैं और कोई भी अपनी शक्ति का बेहिसाब इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल करता है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस। ये तो हमारे देश भारत में भी साफ दिखता है। हाँ, दूसरा है सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच बंटवारा, ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें शक्ति ऊपर से नीचे की ओर बटी होती है, यानी पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार और फिर राज्यों या प्रांतों के लिए अलग सरकारें, जिसे संघीय ढांचा या फेडरलिज्म कहते हैं। सही। संविधान में आमतौर पर साफ लिखा होता है कि किस स्तर की सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी। बेल्जियम ने यही रास्ता अपनाया था, जबकि श्रीलंका ने नहीं। भारत भी एक संघीय देश है। इस बंटवारे को और नीचे, यानी स्थानीय स्तर, नगर पालिकाओं और पंचायतों तक भी ले जाया जा सकता है, जैसा भारत में किया गया है। यानी सत्ता एक जगह सिमटी ना रहे, बल्कि ऊपर से नीचे तक फैले। हाँ। तीसरा क्या है? तीसरा है अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा। सत्ता का बंटवारा समाज के विभिन्न समूहों, जैसे कि धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसी का एक नायाब उदाहरण है। हाँ, वो तो बहुत ही अनोखी थी। कुछ देशों में पिछड़े या कमजोर समझे जाने वाले सामाजिक समूहों और महिलाओं को विधायिका और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, जैसे भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ जी, इसका मकसद ये है कि समाज के सभी तबकों को लगे कि शासन में उनकी भी आवाज है, उनकी भी जगह है और वे अलग थलग महसूस न करें। ये तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। और चौथा है राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच बंटवारा। लोकतंत्र का मतलब ही है कि सत्ता किसी एक के हाथ में हमेशा के लिए नहीं रहती। अलग अलग विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल चुनाव में उतरते हैं और जनता चुनती है। हाँ, और जनता तय करती है कि सत्ता किसके पास जाएगी। दलों के बीच ये मुकाबला ही पक्का करता है कि शक्ति बटी रहे। कई बार ये साझेदारी और भी साफ दिखती है जब कोई एक दल बहुमत नहीं ला पाता और दो या ज्यादा दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। हाँ, ये तो आजकल काफी देखने को मिलता है। बिल्कुल, और सत्ता साझा करते हैं। इसके अलावा समाज में कई हित समूह होते हैं, जैसे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों के संगठन। ये भी सरकार की नीतियों पर असर डालकर या सरकारी समितियों में शामिल होकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। तो सत्ता की साझेदारी सिर्फ सरकार के अंदर की बात नहीं है, ये समाज के अलग अलग हिस्सों और ताकतों के बीच भी चलती रहती है। इस सामग्री में एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेबनान की। हाँ, लेबनान। ये सत्ता के बंटवारे की एक और शायद ज्यादा उलझी हुई तस्वीर दिखाती है। बेरूत शहर का एक किरदार है खलील, जिसके माँ बाप अलग अलग समुदायों से थे। पिता रूढ़िवादी ईसाई और माँ सुन्नी मुसलमान। लेबनान का इतिहास भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जहाँ अलग अलग धार्मिक समुदाय साथ भी रहे हैं और उनके बीच भयानक गृह युद्ध भी हुआ है। अच्छा। इस सामग्री के अनुसार गृह युद्ध खत्म होने के बाद लेबनान के नेताओं ने देश में फिर से शांति कायम करने के लिए सत्ता के बंटवारे का एक बहुत ही खास फॉर्मूला तय किया। क्या फॉर्मूला था वो? सुनने में तो बड़ा अनोखा लग रहा है। समझौते के तहत ये तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति हमेशा एक खास ईसाई समुदाय मेरोनाइट पंथ का होगा। प्रधानमंत्री हमेशा सुन्नी मुसलमान होगा। पद ही बांट दिए गए। हाँ, बिल्कुल। उप प्रधानमंत्री रूढ़िवादी ईसाई होगा और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान। मतलब देश के शीर्ष पद अलग अलग समुदायों के लिए पक्के तौर पर आरक्षित कर दिए गए। अजीब है। इसके साथ ही ईसाइयों ने फ्रांस से संरक्षण ना मांगने और मुसलमानों ने पड़ोसी सीरिया के साथ मिलने की मांग छोड़ने पर सहमति जताई। ये समझौता तब हुआ था जब देश में ईसाई और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी। लेकिन खलील जो कहानी का किरदार है, उसे ये सिस्टम पसंद नहीं। वो काबिल है, आगे बढ़ना चाहता है, पर इस व्यवस्था के चलते वो कभी देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि वो मेरोनाइट ईसाई नहीं है। वो तो खुद को किसी एक धर्म से जोड़कर देखना भी नहीं चाहता। वो पूछता है कि लेबनान में बाकी देशों जैसा सामान्य लोकतंत्र क्यों नहीं हो सकता, जहां चुनाव हो, जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वो नेता बने, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। दूसरी तरफ उसके बुजुर्ग हैं जिन्होंने गृह युद्ध की विभीषिका देखी है, वो खून खराबा देखा है। हाँ। उनका मानना है कि ये समझौता भले ही आदर्श लोकतांत्रिक ना लगे, पर यही देश में शांति की गारंटी है। उन्हें डर है कि अगर ये व्यवस्था बदली तो कहीं फिर से वही मार काटना शुरू हो जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ शांति बनाए रखने के लिए किया गया पुराना समझौता, दूसरी तरफ बराबरी और अवसर का लोकतांत्रिक सिद्धांत। ये दिखाता है कि सत्ता की साझेदारी के रास्ते खोजना और उन पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे बेल्जियम ने विविधता को गले लगाकर और सत्ता को बांटकर एकता हासिल की, जबकि श्रीलंका में बहुमत के शासन की जिद ने देश को संघर्ष की आग में धकेल दिया। हाँ, दो बिल्कुल अलग नजारे। हमने समझा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, व्यवहारिक कारणों से भी और नैतिक कारणों से भी। और हमने देखा कि आधुनिक लोकतंत्रों में ये कितने अलग अलग तरीकों से नजर आती है। और लेबनान वाली खलील की कहानी हमें एक बहुत गहरे और मुश्किल सवाल पर सोचने को छोड़ जाती है, जो शायद आज दुनिया के कई समाजों के सामने है। हाँ, एक सवाल जो हमारे लिए भी सोचने लायक है। किसी भी समाज में सत्ता के बंटवारे के नियम बनाते समय अतीत के बुरे अनुभवों से मिली शांति को बनाए रखने वाले समझौतों और सभी नागरिकों को बराबरी का मौका देने वाले लोकतांत्रिक उसूलों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। ये वाकई बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।